हेलो बच्चों, कल की लास्ट क्लास में हम ठोसों में पाए जाने वाली रिक्तियों के बारे में बात कर रहे थे कि ठोसों में किस प्रकार से वॉइड उपस्थित होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कितने प्रकार के वॉइड होते हैं। आज की क्लास में हम ठोसों में पाए जाने वाले दोषों के बारे में बात करेंगे कि ठोसों में किस प्रकार से दोष उत्पन्न हो जाते हैं, डिफेक्ट क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले दोष होते क्या है, अशुद्धता होती कैसे है, डिफेक्ट कैसे आ जाते हैं दोषों में। देखो, जैसे मेरे पास कोई क्रिस्टल है, यदि इस क्रिस्टल में जो अवयवी कण है, अणु, परमाणु या आयन, इन अणु, परमाणु या आयनों की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल एज इट इज है, उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई कण अपनी जगह पर व्यवस्थित है, तो वो एक आदर्श क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। वो कैसा क्रिस्टल कहलाता है? आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। लेकिन टेम्परेचर के कारण या फिर ऊष्मागतिकी कारणों से, ताप के कारण या फिर अन्य किसी कारणों से यदि इन अवयवी कणों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन आ जाता है, तो या फिर यहां से कोई अवयवी कण बाहर निकल जाता है, या बाहर से कोई अवयवी कण अंदर आ जाता है, या फिर रिक्त स्थानों में कोई अवयवी कण समाहित हो जाता है, या फिर ये लाइन डिफेक्ट हो जाती है, इधर उधर हिल जाती है, तो इस सिचुएशन में वो सॉलिड में कुछ डिफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हीं डिफेक्टों को ठोसों में पाए जाने वाले दोष के नाम से जाना जाता है। अब ये दोष उत्पन्न किस वजह से होते हैं कि कोई भी ठोस पदार्थ जो होता है, उस ठोस पदार्थ में एक अवयवी कण अपनी नियत स्थिति पर फिक्स तो रहता है, लेकिन वो वाइब्रेट होता रहता है, कंपन करता रहता है। इसीलिए जो सॉलिड होते हैं उनकी एंट्रोपी के मान शून्य नहीं होते। एक्चुअली हम देखते हैं किसी भी चीज को कि सॉलिड तो बिल्कुल एज इट इज अपनी जगह पर रखा हुआ है, लेकिन वहां पर भी अवयवी कण जो होते हैं, अणु, परमाणु या आयन, वो अपनी निश्चित जगह पर फ्रिक्वेंटली वाइब्रेट करते रहते हैं, और इसी वाइब्रेशन के कारण इनमें त्रुटि भी उत्पन्न हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ जाए या फिर ऊष्मागतिकी के कारण कोई हो जाए तो उसमें डिफेक्ट उत्पन्न होने लग जाते हैं। ठीक है, अब दोष कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो उनको हम देखते हैं। देखो, दोषों को हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक तो होते हैं बिंदु दोष या फिर परमाण्विक दोष, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। दोष, ये जो बिंदु या परमाण्विक दोष होते हैं, ये दोबारा से तीन भागों में क्लासिफाई कर दिए जाते हैं। कौन कौन से तीन भाग होते हैं? तो पहला होता है रस समीकरण मितीय दोष या फिर स्टाइकियोमेट्रिक दोष। दूसरे होते हैं अरस समीकरण मितीय दोष या फिर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, और तीसरे होते हैं अशुद्धता दोष। ठीक है, रस समीकरण मितीय दोष ये फिर से क्लासिफाई कर दिए जाते हैं चार भागों में। इनको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। अब ये चार भाग कौन कौन से हैं? तो पहला होता है रिक्तिका दोष, दूसरा होता है अंतराकाशी दोष, तीसरा होता है शॉर्टकी दोष, बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौथा होता है फ्रैंकल दोष। एरस समीकरण मितीय दोषों को हम फिर से दो भागों में क्लासिफाई कर देते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक होता है धातु आधिक्य दोष, और एक होता है धातु न्यूनता दोष। अब आप खुद ध्यान दो, धातु आधिक्य, धातु का आधिक्य कब हो सकता है, मतलब धातु की अधिकता कब हो सकती है? धातु किसे कहते हैं अपन? धातु बोलते हैं वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं, वो एटम क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो धनायन बनाए
अब बताओ आप, यदि धनायन की संख्या बढ़ जाए तो धातु तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, या फिर ऋणायन की संख्या कम हो जाए, जैसे मेरे पास 10 धनायन है और 10 ऋणायन है, अब मैं ऋणायन को 5 कर देता हूं तो धातु तो ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, ठीक है। या फिर धातु न्यूनता कब हो सकती है, मतलब धातु की कमी कैसे हो सकती है, एक तो डायरेक्ट कि मेरे पास 50 धनायन के कण है, 50 ऋणायन कण है, मैंने धनायन के 40 कर दिए और 50 तुम्हारे ऋणायन है, तो ऑटोमेटिक धातु क्या हो गई, कम हो गई। अब उल्टा और क्या कर सकते हैं, 50 धनायन 50 ऋणायन, मैंने 10 धनायन और इंक्रीज कर दिए, ऋणायन को बढ़ा दिया, तो धनायन तो ऑटोमेटिक कम हो गए ना। तो कहने का मतलब धातु का आधिक्य भी दो प्रकार से हो सकता है, और वो कौन कौन से दो प्रकार हो सकते हैं, तो धातु का आधिक्य हम दो प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से, ध्यान से देखना। पहला हो सकता है आपका धातु आधिक्य, यानी कि मैं धनायन को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो धनायन का आधिक्य कर दिया जाए, धनायन को बढ़ा दिया जाए। और दूसरा क्या हो सकता है, ऋणायन जो होते हैं उनकी क्या कर दी जाए, ऋणायन की कमी कर दी जाए, एक तो ये तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, धातु न्यूनता का, तो देखो इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। धातु न्यूनता मतलब धातु की कमी, तो पहला तो धनायन को कम कर दो, धनायन की कमी या धनायन की न्यूनता कर दी जाए। और दूसरा क्या हो सकता है कि मैं ऋणायन को ही, जो धनायन है उनको कम कर रहे हैं तो ऋणायन बढ़ रहे हैं, या फिर मैं क्या कर दूं कि ऋणायन को बढ़ा दूं तो ऋणायन अपने आप क्या हो जाएंगे, कम। तो ऋणायन जो होते हैं उनका क्या कर दिया जाए, आधिक्य कर दिया जाए। तो इस प्रकार से अब आप देखोगे कि मेरे पास दोष हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोषों को हम अलग से पढ़ेंगे। तो जो त्रुटियां होती हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, कमियां होती हैं, उनको हमने दो भागों में क्लासिफाई कर लिया। एक होते हैं बिंदु दोष, परमाण्विक दोष, इनको हम रेखीय दोष के नाम से भी जान सकते हैं। यदि कोई जस्ट बिंदु में ही परिवर्तन आ रहा है तो बिंदु दोष, और उस बिंदु में परिवर्तन का कारण पूरी रेखा चेंज हो जाती है तो वो रेखीय दोष। तो बिंदु दोष या परमाण्विक दोष, इसको हमने क्लासिफाई किया 3 भागों में, रस समीकरण, रस समीकरण और अशुद्धता। रस समीकरण मिति दोष फिर से 4 भागों में क्लासिफाई होते हैं। रस समीकरण मिति दोषों को 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। धातु आधिक्य, धनायन का आधिक्य कर दो तो ऑटोमेटिक धातु आधिक्य हो जाएगा, और ऋणायन की कमी कर दो तो धनायन ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। धातु न्यूनता, धातु की न्यूनता मतलब धनायनों की कमी, तो एक तो धनायन की कमी कर दो या फिर ऋणायन को ज्यादा कर दो तो ऑटोमेटिक। और अशुद्धता तो सब जानते हो, मिलावट का जमाना है कि एक प्रकार का कोई ठोस है उसमें दूसरे प्रकार का मिला दो, मिलावट हो जाएगी तो वहां पर अशुद्धता दोष उत्पन्न हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होने वाले दोष इलेक्ट्रॉनिक, जिनको हम अलग से पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले बात ये आती है कि ये रस समीकरण मिति शब्द का मतलब क्या है। रस समीकरण मिति शब्द का मतलब है कि मेरे पास एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल के अंदर मान के चलो 10 ए प्रकार के अवयवी कण है और 10 ही बी प्रकार के अवयवी कण है। अब ये जो अवयवी कण होते हैं इनकी संख्या दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद बराबर रहनी चाहिए। बराबर का मतलब क्या है, 10-10 ही रहनी चाहिए तो फिर तो दोष ही उत्पन्न नहीं होगा। बराबर का मतलब यह है कि उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो आता है, जैसे 10 ए प्रकार के 10 बी प्रकार के, अब उनका जो सरल रेशियो होता है, सरल अनुपात होता है, वो क्या आएगा, 1:1। अब दोष उत्पन्न हुआ तो मान के चलो ए प्रकार के 2 अवयवी कण बाहर निकल गए, तो बी प्रकार के भी 2 अवयवी कण ही बाहर निकलेंगे, जिससे 8:8 का रेशियो हो जाएगा। तो फिर से सिंपलेस्ट क्या आएगा, 1:1। यानी कि दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद अवयवी कणों का जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो बराबर ही प्राप्त होता है रस समीकरण में। मतलब जितने प्रकार के भी अवयवी कण है वो अवयवी कणों की जो संख्या है वो बराबर रहेगी, ए बराबर बी रहेंगे, ठीक है। तो ये रस समीकरण की, यहाँ पर बराबर नहीं होते, यानी कि ए वाले ज्यादा हो सकते हैं, बी वाले कम हो सकते हैं, ठीक है। ये रस समीकरण थी। और अशुद्धता का मतलब तो मिलावट है, ठीक है, डॉपिंग। तो सबसे पहले हम रस समीकरण में दोषों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला लेते हैं हम रिक्तिका दोष में क्या होता है। जैसे मेरे पास कुछ अवयवी कणों की व्यवस्था है, ये कोई क्रिस्टल है, ध्यान से देखना, इसी से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये मेरे पास एक क्रिस्टल है, अब इस क्रिस्टल में कोई अवयवी कण है, मान के चलो ये ए प्रकार का, ये बी, फिर ये ए, ये बी, ये बी, ए, ये कोई क्रिस्टल है मेरे पास।
अब एक्चुअली नाम से स्पष्ट है, रिक्तिका, जैसा नाम वैसा दोष, यानी कि रिक्तिका उत्पन्न होगी। अब दोष उत्पन्न होने से पहले व्यवस्था कुछ ऐसी है क्रिस्टल की। अब किन्हीं कारणवश इसमें दोष उत्पन्न होने लगा, और दोष उत्पन्न होने के कारण यहां से क्या हुआ, कोई अवयवी कण बाहर निकल गया ए प्रकार का। अब ये ए और बी तो मैंने नाम दे दिए हैं, अब कुछ भी हो सकते हैं। यहां से निकला तो यहाँ पर एक रिक्त स्थान बन गया, खाली हो गई जगह। जहां से भाई कोई चीज हटकर चली जाएगी तो वहां पर स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो यहां से अवयवी कण बाहर जा चुका है, तो ये स्थान क्या हो गया, खाली हो गया। अब यदि यहां से एक प्रकार का अवयवी कण निकला, तो अवयवी कणों का सिंपलेस्ट रेशियो मान के चलो, पहले ये था कि 1 2 3 4 5 और 6 अवयवी कण तुम्हारे क्या थे, ए प्रकार के, और 1 2 3 4 5 एंड 6 बी प्रकार के थे। अब ऐसा नहीं होता है कि 6 अवयवी कण ही होते हैं, 6 होते हैं, ये अनगिनत संख्या में होते हैं, क्योंकि कंटिन्यू इधर भी ये चलता रहेगा, इधर भी ये चलता रहेगा, इधर भी चलेगा, इधर भी। मैं समझाने के पर्पस से लिख रहा हूँ केवल आपको। अब दोष उत्पन्न हुआ तो इसमें से तो एक अवयवी कण चला गया, तो ये कितने रह गए, 5 और ये 6 हैं। तो क्रिस्टल उदासीन तो रहेगा नहीं, और इस शब्द की पालना नहीं हो पाएगी कि रसमीकरण हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ से भी एक अवयवी कण बाहर निकल जाता है, कोई सा भी, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगी, रिक्ति बन जाएगी, दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक रिक्ति बन गई, यहाँ पर भी एक रिक्ति बन गई, और रिक्ति बनने के कारण ही दोष का नाम क्या दे दिया जाता है, रिक्ति का दोष नाम दे दिया जाता है। तो मेरे पास 2 स्थानों पर रिक्ति बन चुकी है, एक तो ये स्थान पर रिक्ति हो चुकी है और एक यहाँ पर। और अब आप देखोगे तो 6:6 का मतलब 1:1 और 5:5 का मतलब भी 1:1। तो दोष उत्पन्न होने के बाद और दोष उत्पन्न होने से पहले जो अवयवी कण लिए गए थे उनका सिंपलेस्ट रेशियो कैसा आता है, बराबर आता है। अब एक बात आप ये बताओ कि इसमें अवयवी कणों की संख्या पहले 6 थी, अब रह गई 5। तो घनत्व का नाम आपने अच्छी तरह सुना है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान पहले मान के चलो ए वाले अवयवी कण और बी वाले अवयवी कण 6 थे, तो टोटल 12 अवयवी कण थे, तो 12 जनों का वजन, और आयतन उतना ही है, फिक्स। ठीक है, तो 12 जने में उसी आयतन का भाग दे, और अब अवयवी कण कितने हो चुके हैं, 10, तो 10 में उसी जगह का भाग दे दो। तो आप खुद बताइए कि 12 में भाग देंगे जब ये वैल्यू ज्यादा आएगी, 10 में भाग दोगे जब ज्यादा आएगी। तो पहले डेंसिटी ज्यादा थी, और अब दोष उत्पन्न होने के बाद जो डेंसिटी है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो यहाँ पर घनत्व क्या हो जाता है, कम। तो इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक का जो घनत्व होता है वो कैसा हो जाता है, कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार का दोष जब उत्पन्न होगा तो क्रिस्टल जालक की डेंसिटी डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, तो एक बार लैंग्वेज के रूप में हम इसको बोल लेते हैं, रिक्ति का दोष, नाम से स्पष्ट है, रिक्ति का दोष। तो जब किसी क्रिस्टल जालक में से एक प्रकार के अवयवी कण क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो क्रिस्टल की रस समीकरण विधि को बनाए रखने के लिए दूसरे प्रकार के उतने ही अवयवी कण क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिससे क्रिस्टल जालक के घनत्व में कमी आती है, और जिन स्थानों से अवयवी कण बाहर निकलते हैं उन स्थानों पर रिक्ति बन जाती है। रिक्ति बनने के कारण ही इस दोष को रिक्ति का दोष के नाम से जाना जाता है, और घनत्व में इस दोष में कमी आती है। चलो, दूसरा ही इसका भाईबंध है अंतराकाशी दोष। अब अंतराकाशी दोषों में क्या होता है कि ये क्रिस्टल है कोई, इसी प्रकार का कोई दूसरा, ये कोई दूसरा इसी प्रकार का क्या है, क्रिस्टल, जिसमें अवयवी कण वही ए बी ए, ये कोई ऐसा ही क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में यदि देखा जाए तो अवयवी कणों की संख्या इक्वल है, ठीक है, यानी कि ये रस समीकरण विधि का पालन कर रहा है। अब क्या होगा कि जब दोष उत्पन्न होने लगेगा तो बाहर से कोई अवयवी कण, कहां से, बाहर से कोई अवयवी कण आएगा और इन अंतराकाशी स्थानों में समाहित हो जाएगा। ठीक है, बाहर से कोई अवयवी कण आता है और इन अंतराकाशी स्थानों में समाहित होने लग जाता है। ठीक है, या फिर मैं ये कह लूं कि ए प्रकार का कोई अवयवी कण आया बाहर से, और इसी प्रकार का बी प्रकार का अवयवी कण बाहर से आ जाए। एक अवयवी कण आ सकता है, 2 अवयवी कण आ सकते हैं, जिससे क्या क्रिस्टल का जो सिंपलेस्ट रेशियो वो तो सेम ही बना रहता है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती है, रस समीकरण विधि का पालन करते हैं। लेकिन
कोई अवयवी कण एक्स्ट्रा अमाउंट में अंदर आ जाता है, और एक्स्ट्रा अमाउंट में जब अंदर आएगा तो एक बात बताओ, पहले अवयवी कण ए और बी के मिलाकर टोटल 12 बन रहे। ये ऐसा नहीं होता कि 12 भी होते हैं, मैं समझाने के पर्पज से कह रहा हूं, मैंने पहले भी बोल दिया, क्योंकि ये इधर 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 कंटिन्यूस ऑर्डर चलेगा। लेकिन कोई अवयवी कण इसके अंदर एंट्री करेगा तो पहले की जो संख्या थी उससे तो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा हो जाएंगे तो घनत्व में क्या होगी, वृद्धि। तो इस प्रकार के दोष में जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, घनत्व क्या होता है, बढ़ता है इस प्रकार के दोष में। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या बनी, लैंग्वेज सिंपल है, अंतराकाशी। अंतराकाशी का मतलब क्या होता है, अंतराकाशी का मतलब होता है ये जो क्रिस्टल बनाए जा रहे हैं, जैसे एक अवयवी कण से मैंने दूसरा अटैच किया, तीसरा चौथा अटैच करेंगे, तो 3-4 अवयवी कणों को अटैच करने के बाद जो ये बीच में ये जगह बन जाती है ना, ये जगह, यही क्या कहलाती है, अंतराकाशी स्थान कहलाते हैं, वॉइड, गर्त, जिनको हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये अंतराकाशी स्थानों में अवयवी कण एंट्री करते हैं, और अंतराकाशी स्थानों में आने के कारण इस दोष का नाम क्या हो जाता है, अंतराकाशी दोष हो जाता है, ठीक है। अब ये दोष नॉर्मल यौगिकों में पाए जाने वाले दोष हैं, क्रिस्टल जालक का घनत्व इसमें घट जाता है, इसमें बढ़ जाता है, नॉर्मल यौगिकों में पाए जाने वाले दोष हैं। जब इसी प्रकार के दोष आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं, कौन से यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं, तो उन्हीं दोषों को हम शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष के नाम से जानते हैं। और ये शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष राजस्थान बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर देते हैं, और इनमें अंतर पूछे जाते हैं, लगभग हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, तो बड़े ध्यान से आपको ये समझना है। तो शॉर्टकी दोष, देखो शॉर्टकी दोष क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि शॉर्टकी और फ्रेंकल ये जो दोष होते हैं ये आयनिक यौगिकों में पाए जाने वाले दोष हैं, ठीक है, और ये एक नॉर्मल यौगिकों में पाए जाने वाले क्या होते हैं, दोष होते हैं। अब शॉर्टकी और फ्रेंकल में, शॉर्टकी दोष में क्या होता है, जैसे मेरे पास ये कोई एक धनायन है, इसके पास में ऋणायन, फिर एक धनायन, फिर एक ऋणायन, इसी प्रकार धनायन के पास अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा होगा, इसलिए ऋणायन, फिर धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन के पास कौन आ जाएगा, धनायन, ऋणायन, धनायन, और फिर ये ऋणायन। अब ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में क्या होता है, रस समीकरण मिति तो अप्लाई होती है। रस समीकरण मिति का मतलब धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद बिल्कुल क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। अब ये कंप्लीट एक क्रिस्टल है मेरे पास। इस क्रिस्टल में क्या होता है कि कोई धनायन, मान के चलो यही धनायन मान लो, ये धनायन अपने नियत स्थान को यहाँ से छोड़ देगा, और जब ये अपने स्थान को यहाँ से छोड़ देता है तो उसके बाद यहाँ पर एक रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज रिक्ति का दोष की तरह लग रहा होगा आपको, और है भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो यदि धनायन ने अपना स्थान छोड़ा है तो रस समीकरण मिति बराबर करने के लिए ऋणायन भी क्या करेगा, अपना स्थान छोड़ेगा। तो यहाँ से मान के चलो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई सा भी एक ऋणायन भी अपना नियत स्थान वहां से छोड़ देता है, और जब अपना नियत स्थान छोड़ देगा तो उस जगह पर क्या बन जाएगी, रिक्ति बन जाएगी। इस कारण इस दोष का एक और नाम क्या हो गया, रिक्ति का दोष। अब आप कहोगे है तो वही, मैं भी कह रहा हूँ वही है, लेकिन बस अंतर क्या है, पहले नॉर्मल अवयवी कण थे, अब क्या है, धनायन और ऋणायन। मतलब रिक्ति का दोष जब आयनिक यौगिकों में होगा तो उसी का नाम क्या हो जाता है, आपका शॉर्टकी दोष हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी जो घनत्व होता है वो कैसा हो चुका है, घनत्व कम हो चुका है, ठीक है। तो घनत्व के मानों में भी यहाँ पर क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है। नेक्स्ट बात देखो, अब यहाँ पर कुछ शर्त है, यहाँ पर तो हमने 2 लाइन बोली और ये खत्म हो गया। यहाँ पर हमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात, ये दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जहां पर समन्वय संख्या जो होती है, और समन्वय संख्या आप जानते हो, समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है, एक अवयवी कण अन्य जितने अवयवी कणों को टच करेगा या स्पर्श करेगा वो संख्या समन्वय संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो समन्वय संख्या होती है वो कैसी होती है, उच्च होती है। समन्वय संख्या यदि उच्च है तो एक अवयवी कण अन्य ज्यादा से ज्यादा अवयवी कणों को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या होगी, यहाँ पर समन्वय संख्या के साथ साथ ये दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जहां पर धनायन
व ऋणायन का जो अनुपात होता है, या धनायन व ऋणायन की जो साइज होती है वो लगभग कैसी होती है, बराबर होती है। लगभग कैसे होती है, बराबर होती है, समान होती है। तो धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में ज्यादा अंतर नहीं होता, लगभग समान त्रिज्या वाले होते हैं इन दोषों में। ये दो बातें अपन को बहुत ज्यादा यहाँ पर याद रखनी है कि उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में ये दोष पाया जाता है। मींस एक धनायन के ज्यादा से ज्यादा ऋणायन स्पर्श में होंगे, या फिर एक ऋणायन के ज्यादा से ज्यादा धनायन टच में होंगे। ठीक है। और धनायन व ऋणायन की जो साइज होती है वो लगभग कैसी होती है, बराबर होती है, उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। एग्जाम्पल ऐसे क्या क्या एग्जाम्पल है, तो सबसे बढ़िया हमारे पास NaCl, KCl, CSCl, और एक एग्जाम्पल जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें सॉल्ट की दोष पाया जाता है और इसमें फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों ही प्रकार के दोषों को अपने अंदर समेटे हुए। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया सॉल्ट की दोष। अब सॉल्ट की दोष की यदि हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में, 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में लगभग 10 की घात 22 आयन उपस्थित होते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 10 की घात 6 सॉल्ट की युग्म उपस्थित होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की घात 6 सॉल्ट की युग्म में, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की घात 22 आयन। यदि मैं इसमें से इसको हटाऊं तो ये संख्या मेरे पास लगभग 10 की घात 16 आ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 की घात 16 सेंटीमीटर क्यूब में, 10 की घात 16 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में एक सॉल्ट की दोष उपस्थित होता है। सॉरी, 10 की घात 16 अवयवी कणों के मध्य एक सॉल्ट की दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। क्लियर है? तो ये कंप्लीट आपका सॉल्ट की दोष है। इसमें 2-3 बातें हमें ध्यान क्या रखनी थी। सबसे पहली बात तो घनत्व कम हो जाएगा, और ये रिक्तिका प्रकार का दोष होगा। अवयवी कण क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर जाएंगे। ठीक है, जहां से जाएंगे वहां पर रिक्ति बन जाएगी। 10 की घात 22 आयन 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 10 की घात 6 सॉल्ट की योग 1 सेंटीमीटर क्यूब में। यदि इसमें से जाए तो 10 की घात 16 आयनों के बीच में एक सॉल्ट की दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये आपका सॉल्ट की दोष होता है आयनिक यौगिकों में पाए जाने वाला। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रैंकल दोष की। ये भी आयनिक यौगिकों में पाए जाने वाला डिफेक्ट है। अब फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जैसे क्रिस्टल था हमारा A+, B-, A+, B-, इसके नीचे कौन आ जाएगा, B, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ऋणायन धनायन, यहाँ पर आ जाएगा आपका धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन। ठीक है। अब ये मान के चलो कोई क्रिस्टल है मेरे पास। अब इस क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है अभी वो कैसा है, इक्वल है, क्योंकि रस समीकरण मिति प्रकार का या स्टाइकियोमेट्रिक प्रकार का क्या है, ये दोष। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इस क्रिस्टल में धनायन ऋणायन का अनुपात बराबर है। अब एक्चुअली इस प्रकार के दोष में होता क्या है कि कोई एक अवयवी कण, सामान्यतः धनायन, कोई एक अवयवी कण अपना नियत स्थान छोड़ता है। जैसे अब आप ये मत कहना मैं बार बार इसी को निकाल रहा हूं, तो ये कोई भी, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल तो आगे इधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है। ठीक है, अपना नियत स्थान छोड़ेगा, और अपना नियत स्थान छोड़ देगा तो उस जगह पर क्या हो जाएगी, रिक्ति बन जाएगी। तो बताओ ये रिक्त का प्रकार का दोष भी हो गया, पहले वाला भी रिक्त का प्रकार का दोष था, तो इसमें भी वो गुण है। यहां से निकला तो सही, और निकलकर इन रिक्त स्थानों में या अंतराकाशीय स्थानों में कहीं पर भी आ सकता है। तो मान के चलो वो यहां पर आ गया, वो अवयवी कण इन अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश कर गया। अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश किया तो नाम क्या हो गया, अंतराकाशीय दोष हो गया। तो रिक्त का दोष भी है, अंतराकाशीय दोष भी है, फ्रैंकल तो है। ठीक है। अच्छा, यहां से चलकर यहां गया, यहां से चलकर यहां जाए, यहां से चलकर यहां जाए, कहीं पर भी जाए, विस्थापन तो हो रहा है ना, तो इसको विस्थापन दोष भी कह दिया जाता है। तो कितने नाम हो गए, फ्रैंकल दोष तो है, अंतराकाशीय प्रकार का भी है, रिक्त का प्रकार का दोष भी है, विस्थापन प्रकार का दोष भी है। ठीक है। अच्छा, तो लैंग्वेज क्या है, किसी क्रिस्टल जालक में कोई धनायन सामान्यतः अपने नियत स्थान को छोड़ देता है और अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश कर जाता है। सामान्यतः धनायन ही अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ऋणायन की साइज क्या थोड़ी सी बड़ी होती है।
ठीक है, तो अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश कर जाता है। अच्छा, घनत्व के बारे में क्या बचना है? घनत्व बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? तो देखो, क्या कोई अवयवी कण बाहर से अंदर आया? नहीं। क्या कोई अवयवी कण अंदर से बाहर गया? नहीं। अवयवी कण ने अपनी स्थिति को छोड़ा और वहां से दूसरी जगह बैठ गया। जैसे क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए, 50 बच्चे में से एक बच्चा खड़ा हो और पीछे जाकर बैठ जाए, या फिर 2 बच्चे पीछे से खड़े होकर आगे आ जाएं, तो क्या क्लास में अवयवी कणों की संख्या यानी स्टूडेंट्स की संख्या में कोई परिवर्तन आएगा क्या? वो उतनी रहेगी, 50 रहेगी। तो यहाँ पर क्या अवयवी कणों की संख्या जो पहले थी उतनी ही है, इसने अपनी जगह बदली है, बाहर नहीं गया ना बाहर से कोई अंदर आया है। तो घनत्व यहाँ पर नो चेंज, घनत्व में कोई चेंज नहीं आता है, परिवर्तित नहीं होता है। जबकि इससे पहले जो हमने रिक्तिका दोष पढ़ा था, अंतराकाशी दोष पढ़ा था, शॉर्टकी दोष पढ़ा था, वहां पर घनत्व परिवर्तित हुआ था, यहाँ पर घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है, हमको याद रखनी है। दूसरी बात, वही 2 बातें, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या कैसी होनी चाहिए? निम्न होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्या मतलब है समन्वय संख्या का? कि कोई धनायन कम से कम ऋणायनों से अटैच होना चाहिए, या कोई ऋणायन कम से कम धनायनों को स्पर्श करना चाहिए। लेकिन शॉर्टकी वाले में इसका उल्टा था। तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन जो है उनकी समन्वय संख्या कैसी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। और दूसरी बात, धनायन व ऋणायन की जो साइज होती है, साइज में डिफरेंस होता है। ठीक है, साइज में परिवर्तन होता है। ठीक है, धनायन और ऋणायन की साइज अलग अलग होनी चाहिए। सामान्यतः धनायन छोटा होता है, ऋणायन कैसा होता है? बड़ा होता है। और शॉर्टकी वाले में क्या था? धनायन और ऋणायन की साइज में अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो लगभग बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ये साइज अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समन्वय संख्या निम्न होनी होती है। इस प्रकार के दोष में धनायन और ऋणायन की साइज में डिफरेंस पाया जाता है, अलग अलग साइज वाले होते हैं। और दूसरी बात, कोई अवयवी कण बाहर से अंदर नहीं आता, कोई भी अवयवी कण अंदर से बाहर नहीं जाता, अपने नियत स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जाल में प्रवेश कर जाता है और रस समीकरण नीति का पालन होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फ्रैंकल दोष है। फ्रैंकल दोष के एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो सिल्वर के संग हैलोजनों को ले लो आप, AgCl, AgI, ZnS और सबसे मोस्ट वांटेड AgBr। इसको क्यों कह रहे हैं वांटेड? क्योंकि ये शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है इसमें और फ्रैंकल दोष भी इसमें पाया जाता है। तो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों ही प्रकार के दोषों में AgBr हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास में हमने दोषों के बारे में जाना था, जिसमें हमने रस समीकरण मिति प्रकार के दोषों को पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यानी कि अरस समीकरण मिति प्रकार के दोषों को डिटेल में पढ़ेंगे, अशुद्धता दोषों को जानेंगे और इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही।